हेलो एवरीवन, अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल में मैं अखिलेश आप सबका स्वागत करता हूं बच्चों। ये जनरल साइंस की क्लास है और आज जनरल साइंस में हम लोग बायोलॉजी पढ़ना शुरू करेंगे क्योंकि साइंस टेक की क्लास में बायोटेक्नोलॉजी वाला सेक्शन शुरू होने वाला है। तो बायोटेक्नोलॉजी को एक लेवल से वहाँ शुरू किया जाएगा जिसको समझने के लिए, जानने के लिए बायोलॉजी की जानकारी आपको आवश्यक है। इसलिए फिजिक्स को हम लोगों ने ग्रेविटेशन तक पढ़ा के वहाँ रोक लिया है। उसको फिर जब आगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो फिजिक्स को आगे ले चला जाएगा। अभी बारी है आपको थोड़ी बायोलॉजी जानने की। तो बायोलॉजी बच्चों जानने के लिए आज से हम लोग बायोलॉजी पे ये लेक्चर्स आपके सामने जा रहे हैं। तो आप जो है तैयार हो जाइए बायोलॉजी पढ़ने के लिए। तो अपना विषय है ये, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, जीवों का विषय है और आप जीव हैं, परम जीव हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान क्या है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलके बना है बच्चों। बायो दैट मीन्स लिविंग और लोगस, इसका मतलब होता है टू स्टडी। ठीक है, यानी मतलब क्या है कि जिसमें जीवों का अध्ययन हो वो बायोलॉजी है। तो जीव विज्ञान, इसका ट्रांसलेशन है जीव विज्ञान। क्या है? जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। ये जो टर्म था बायोलॉजी, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है कई बार। ये बायोलॉजी टर्म प्रपोज किया था लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। ठीक है बच्चों, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस, ये वही लेमार्क हैं जिन्होंने लेमार्कवाद दिया था और कहा था कि उपर्जित लक्षणों की वंशागति होती है, जो कि क्रिटिसाइज भी हुए थे। अगर आप जब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो आपको लेमार्कवाद, डार्विनवाद, ये सारे आपको मिलेंगे, जिसमें लेमार्क ने कहा था कि उपर्जित लक्षणों की वंशागति होती है, यानी जो लक्षण एक वंश में उपर्जित हो जाते हैं वो अगले वंश में चले जाते हैं। और इन्होंने जिराफ का उदाहरण दिया था कि जिराफ धीरे धीरे वो जब नीचे की घास खत्म हो गई, पत्तियां खत्म हो गई, तो वो ऊपर अपनी गर्दन उठाते गए और उठाते उठाते अगले वंश में लंबी गर्दन के जिराफ होते होते आज जिराफ ऐसे हैं। उन्होंने ये उदाहरण दिया था। इस बात का खंडन ऑगस्टस वीजमैन ने किया था कि भाई अगर उपर्जित लक्षणों की वंशागति होती है तो इन्होंने कई जनरेशन तक चूहों की पूंछ काटी, लेकिन हर जनरेशन में पूंछ वाले चूहे मिले। तो कहने का मतलब ये है, इसको स्पेशली मैंने यहाँ डील इसलिए किया कि आप कभी कभी सुनते हो लेमार्कवाद क्या है। तो लेमार्कवाद ने यही कहा था कि जो लक्षण उपर्जित हो जाते हैं उसकी वंशागति होती है, यानी पहलवान का लड़का पहलवान होगा, वकील का लड़का वकील होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। ऑगस्टस वीजमैन ने यही बात प्रूव की। उन्होंने कई पीढ़ी तक, लगभग 12 पीढ़ी तक चूहों की पूंछ काटी, लेकिन कभी बिना पूंछ के चूहे हुए नहीं। तो लेमार्कवाद को इसीलिए क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन द टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय दिस पर्सन लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। हम लोग आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे जब इवोल्यूशन देख रहे होंगे। तो बायोलॉजी टर्म लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया। ठीक है बच्चों, बायोलॉजी 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 भाग कौन कौन से हैं जरा देखते हैं। जीव विज्ञान, तो बायोलॉजी में पहला जो है वो है बच्चों जूलॉजी, यानी कि जंतु विज्ञान। दूसरा है बॉटनी, यानी वनस्पति विज्ञान। और तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी, यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है बच्चों, माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। अच्छा, आपको एक चीज और जान लीजिए कि हर विषय का एक पिता होता है। बिना पापा के कोई विषय नहीं है। और पापा वाला सवाल अक्सर आपसे पूछते हैं। तो बायोलॉजी के जो पापा हैं वो हैं अरस्तु। अरस्तु कई जगह आपको मिल जाएंगे। एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी इज ऑल्सो एरिस्टोटल।
ये जूलॉजी के भी पिता हैं। फादर ऑफ वनस्पति विज्ञान बॉटनी, ये है थियोफ्रास्टस। नाम याद रखिए, थियोफ्रास्टस हैं फादर ऑफ बॉटनी। सवाल पूछा हुआ है स्टेट पीसीएस में और सारे इंपॉर्टेंट हैं। एंड अगेन फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये है मिस्टर एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। नाम बड़ा कठिन है लेकिन काम बड़ा मजेदार किया था इन्होंने। नाम है एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। और जो रियल फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं वो हैं लुई पास्चर। लुई पास्चर का नाम आप कई जगह सुनेंगे। और एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक माइक्रोबायोलॉजी के पिता कहे जाते हैं, लेकिन वायरोलॉजी या फिर एंटीबायोटिक्स, इस सब में आप लुई पास्चर का नाम, वैक्सीन जो होता है, वैक्सीन जो बना सबसे पहला एंथ्रेक्स और रेबीज़ का वैक्सीन लुई पास्चर ने बनाया था, तो उनका भी नाम आता है। तो फिलहाल ये नाम आप इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलें। बायोलॉजी क्या है बच्चों? जीवों के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं, जंतुओं के अध्ययन को जूलॉजी कहते हैं, जंतु विज्ञान, वनस्पतियों पेड़ पौधों के अध्ययन को बॉटनी कहते हैं, और सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? दोज वी कैन नॉट सी बाय आवर नेकेड आइज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव क्या हैं? ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। आपकी जो नेकेड आई है बच्चों, उससे आप 0.2 मिलीमीटर की चीजें देख लेते हो। 0.2 मिलीमीटर, यानी कुछ ऐसे जो इससे छोटे हों वो क्या होंगे? दे ऑल आर कंसिडर्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइक बैक्टीरिया, जीवाणु, लाइक साइनोबैक्टीरिया। ये हैं नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ लीजिए इन्हें, क्योंकि ये नाइट्रोजन, वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और ये जो है चावल के, जो धान का खेत होता है, चावल का तो खेत नहीं होता, धान का जो खेत होता है उसमें पाए जाते हैं। राइस पैडी फील्ड्स में, पैडी फील्ड्स में होते हैं काई के रूप में। जो लोग ग्रामीण परिवेश से हैं उनको पता होगा। और ये काई के रूप में होते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छे बायो फर्टिलाइजर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? बायो फर्टिलाइजर। कुछ चीज़ें आपको समझने के लिए इसमें मैंने दे दी। बायो फर्टिलाइजर यानी ऐसे उर्वरक जिनकी ओरिजिन क्या है? जैविक हो, जो जीव से ओरिजिन हुए हों और वो उर्वरक हों, वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हों। ये नीलहरित शैवाल क्या करते हैं? नाइट्रोजन जो कि 78% है उसको फिक्स कर देते हैं। किसमें? नाइट्रेट में, NO3-। और जब ये नाइट्रेट में फिक्स होता है तो पौधे क्या करते हैं? इसको दौड़ करके ले लेते हैं और अपने ग्रोथ में यूज़ करते हैं, अपटेक कर लेते हैं पौधे। अदरवाइज इस इनर्ट गैस को कोई पूछता भी नहीं और ये इनर्ट पड़ी रहती। तो साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, these all are microorganisms. There are some fungi like Saccharomyces, like yeast. ये सब क्या है? फंजाई हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। फंजाई आप बड़े फंजाई देखे भी होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो फंजाई भी होते हैं। ठीक है। इसके बाद वायरस। यद्यपि वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, कड़ी, मिसिंग लिंक, मिसिंग पजल बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि इसके अंदर दोनों गुण पाए जाते हैं। जो अभी अपना कोविड है, कोरोना वायरस, वायरस में लिविंग और नॉन लिविंग के गुण ये पाए जाते हैं कि वायरस को आप कई साल तक क्रिस्टलाइज करके रख सकते हो, कई साल तक वो पड़े रहेंगे,
उनको खाना न दो, पानी न दो, कुछ भी नहीं चाहिए, उनको पैक करके क्रिस्टल फॉर्म में रखे रहो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, कई साल तक वो जीवित रहते हैं। जैसे ही उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म होस्ट सेल मिलता है वैसे ही वो ग्रो करना शुरू करते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन होता है, बहुत तेज़ी से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या है, दोनों के कैरेक्टर इसके अंदर हैं, लिविंग के भी नॉन लिविंग के भी, दैट्स व्हाई इट इज़ केप्ट इन बिटवीन देम। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म नंगी आँख से आप देख नहीं सकते, इसलिए वायरस का भी स्टडी माइक्रो बायोलॉजी में किया जाता है, स्पेशली वायरोलॉजी इसके लिए ब्रांच ही है। वायरोलॉजी, अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ वायरस इज डन। तो बहुत सारे ब्रांचेस हैं बच्चों साइंस की, जिससे भी प्रश्न आए हुए हैं, तो उम्मीद करता हूँ ऐसी चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी कहीं ना कहीं, जिसको आप पढ़ के तैयार कर लेते हैं। कुछ बातें हैं जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, सब ब्रांच ऑफ साइंस। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ ब्रांच साइंस की, जैसे कि एनाटमी। एनाटमी, एनाटमी क्या होती है बच्चों, किसी ये मतलब एनिमल एनाटमी भी हो सकती है और प्लांट एनाटमी भी हो सकती है। किसी जीव, किसी जंतु अथवा पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटमी में किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटमी में होता है। आंतरिक संरचना मतलब अगर जंतु की बात की जाए, ह्यूमन की बात की जाए, तो इंटरनल ऑर्गन किस तरह से हैं, कौन कौन से सिस्टम है, उसका ज्ञान जो है वो एनाटमी में होता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, एक व्यक्ति थे फ्रांस में, एंड्रियास विसेलियस, नाम याद रखिएगा, एंड्रियास विसेलियस, ठीक है बच्चों। एंड्रियास विसेलियस को एनाटमी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ ह्यूमन एनाटमी। फादर ऑफ ह्यूमन एनाटमी, मानव की जो आंतरिक संरचना है उसका इन्होंने अध्ययन किया था, उसका पिता। क्योंकि करते क्या थे, काम बड़ा खराब करते थे, ग्रेवयार्ड से लाशों को ले आते थे और उसकी चीर फाड़ करके अंगों की स्थितियों को देखते थे कि कौन से अंग कहाँ हैं, कौन सा तंत्र कैसा है। और इनके अध्ययन के आधार पर आज जो सर्जरी हम कर पाते हैं, मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ा है। तो ही वॉज एंड्रियास विसेलियस एंड ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ एनाटमी। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। लैमार्क का नाम सुन लिया, एरिस्टोटल का नाम सुन लिया, थियोफ्रास्टस का नाम सुन लिया, माइक्रोबायोलॉजी वाले एंटनी वॉन लीवेनहॉक को देख लिया, लुई पास्चर, और अब हैं ये एंड्रियास विसेलियस। और ये सारे के सारे आपसे पूछे हुए हैं। क्यों पूछे हुए हैं? क्योंकि दे हैव गिवन देयर ओन कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। ठीक है बच्चों, इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे भी ऐसे नाम जो होंगे मैं बताता रहूँगा। अगला है बच्चों ब्रांच बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी तो कोई भी बता सकता है। बैक्टीरियालॉजी मतलब स्टडी होता है, बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया हो गया, यानी बैक्टीरिया की स्टडी करने वाला ब्रांच बैक्टीरियोलॉजी होगा। कार्सिनोलॉजी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। कार्सिनोलॉजी, कार्सिनोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर का अध्ययन एंड कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, कैंसर कॉज करने वाले पदार्थ और कैंसर का अध्ययन कार्सिनोलॉजी में किया जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजिस्ट, ये सब पता होना चाहिए आपको। कार्डियोलॉजी हृदय विज्ञान, हृदय का अध्ययन, हृदय रोग, परिसंचरण तंत्र, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, का अध्ययन। और इसी के जो डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी, ये सारे जो शब्द बने हैं ना, ग्रीक वर्ड के एमलगमेशन से बने हैं, तो रूट वर्ड इसका ग्रीक है। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है त्वचा,
संबंधी अध्ययन, त्वचा संबंधी विज्ञान, यानी त्वचा का अध्ययन किया जाता है, त्वचा के रोग, त्वचा के को कैसे अच्छा बनाएं। और जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं। जब आपको स्किन पे कोई दाद खाद होती है तो आप कहाँ जाते हो, सब कहते हैं ना डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाओ। तो डर्मेटोलॉजी इज स्टडी ऑफ स्किन। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है और 75 बार पूछा हुआ है, डेंडोक्रोनोलॉजी। थोड़ा इसको डिटेल करना होगा। डेंडोक्रोनोलॉजी में क्या करते हैं बच्चों, पौधों की आयु की गणना की जाती है, वो भी जो एनुलर रिंग होते हैं उसकी गणना करने पे। अब एनुलर रिंग नया आ गया, इसको समझना है। और डेंडोक्रोनोलॉजी, तो इसको समझिए, पहले इसको जान जाइए कि एनुलर रिंग्स जो बनते हैं पौधों में, उसकी गणना के हिसाब से पौधों की आयु की गणना। तो ये रहे पौधों की आयु की गणना एनुलर रिंग वार्षिक वलयों की सहायता से। वार्षिक वलयों की सहायता से पौधों के आयु की गणना डेंडोक्रोनोलॉजी कहलाती है। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आएगा। अब ये वार्षिक वलय क्या है, इसको अभी देख लें या प्लांट एनाटॉमी में? चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर प्लांट एनाटॉमी जब पढ़ेंगे तब हम लोग देख लेंगे। होता क्या है बच्चे, पौधे का जो तना होता है वो अपनी मोटाई, अपने गर्थ में जो बढ़ता है वो बढ़ता है सेकेंडरी ग्रोथ के कारण, द्वितीयक वृद्धि के कारण। ठीक है बच्चों, द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ के कारण पौधे, आपने पौधा लगाया होगा, पहले पौधा था, फिर धीरे धीरे वो जब ट्री हुआ तो आपने देखा उसका ट्रंक चौड़ा हो गया, काफ़ी उस मोटाई काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो वो कैसे बढ़ा? दैट इज़ बिकॉज ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। और पौधे के तने में और जड़ में हर जगह 3 टिश्यू होते हैं। नाम है, एक जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। जाइलम आपको पता है पानी यहां से वहां ले जाने का कार्य करता है। फ्लोएम क्या करता है? फूड मटेरियल, पत्तियों में बनने वाले फूड को प्लांट के हर जगह पहुंचाता है। और जाइलम क्या करता है? जो सैप होता है, जमीन से पानी ले करके बिल्कुल ऊपर टिप तक पहुंचाता है। ये दोनों के काम बटे हुए हैं। और तीसरा एक और टिश्यू होता है, उसको कहते हैं बच्चों कैम्बियम। कैम्बियम, कैम्बियम क्या करता है? कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ में सहायक होता है, समझिएगा, सहायक। अब क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती कैसे है, एक चित्र में बनाऊंगा, उससे समझने का प्रयास कीजिएगा। जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। जाइलम एसेंट ऑफ सैप के लिए, फ्लोएम फूड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। होता क्या है बच्चों, एक मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एनुलर रिंग की बात हो रही थी, एनुलर रिंग हम लोग समझने जा रहे हैं और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये बनी एक चित्र, ठीक है बच्चों। इसके जस्ट ऊपर जो बॉटनी वाले बच्चे हैं वो इस चित्र को ध्यान में रख करके अपने डिग्री वाला एग्जाम मत दे देंगे। हाँ, कॉन्सेप्ट वही है बट चित्र वहां आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, ये जो रेड से मैं बना रहा हूं, ये कंटिन्यूअस नहीं होता, मैं यहां कंटिन्यूअस बना दे रहा हूं ताकि आप समझें।
ये अंदर वाला होता है जाइलम, ठीक है बच्चों। ये होता है कैम्बियम और इसके बाहर बनती है फ्लोएम। ठीक है बच्चों, इसके बाहर बनती है फ्लोएम। इस तरह से। और क्या होता है, हर ग्रोथ रीजन में आपको पता है स्प्रिंग और ऑटम सीजन आते हैं, तो दोनों में ग्रोथ अलग अलग होती है। तो क्या होता है कि ये हर साल एक रिंग के रूप में तने में स्थित होते हैं, ठीक है। और अगले साल फिर क्या होगा, अंदर जाइलम बनेगा, बाहर फ्लोएम बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम जिनको कहेंगे, और ये तना मोटा होता चला जाएगा और इस तरह से ये कई सारी रिंग्स बनती जाएंगी। हर साल के हिसाब से एक एक रिंग बनती जाएगी और बड़ा ही डार्क कलर्ड होता है। आपने कभी तने का चित्र देखा होगा, तो ये जो बनते हैं बच्चों, इट इज कॉल्ड एज एनुलर रिंग या वार्षिक वलय। 1 2 3 4 5 ऐसे संख्या होती है वार्षिक वलयों की। कैसे बनते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के कारण, कैम्बियम की सहायता से, ठीक है बच्चों। तो वार्षिक वलय को अगर आप गिन लें तो क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि वो जो ट्री है वो कितना पुराना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे जो यूपीएससी ने भी पूछा था, ठीक है बच्चों। ये है वार्षिक वलय। वार्षिक वलय कब बनते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ से। किसकी सहायता से, कैम्बियम की सहायता से। जाइलम अंदर की ओर बनता है, फ्लोएम बाहर की ओर बनता जाता है, वार्षिक वलय। और होता क्या है, जो सेकेंडरी फ्लोएम बनता है बच्चों, जो सबसे बाहर वाला फ्लोएम होता है, वह उस पौधे का बार्क बनाता है। याद रखिएगा, इस पे प्रश्न आया हुआ है। उस पौधे का या उस पेड़ का बार्क, जिसको कहते हैं छाल, बार्क बनाता है, ठीक है। प्रश्न क्या आया था आप याद करिए, आई थिंक इट वाज इन 2008 और 9, कि अगर पेड़ की छाल को रिमूव कर दिया जाता है, पेड़ की छाल को रिमूव कर दिया जाता है पूरा, तो कुछ दिनों में वो पौधा सूखने लगता है। कारण क्या है, तो ऑप्शन में लिखा हुआ था कि जब छाल रिमूव होती है तो फ्लोएम जो है रिमूव हो जाता है। फ्लोएम रिमूव हो जाता है तो पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण होने के बावजूद, पानी के ट्रांसफर होने के बावजूद, जो फूड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता, कट जाता है, जिसके कारण पौधे धीरे धीरे करके मरने लगते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये प्रश्न आया था, दैट इज बिकॉज ऑफ बार्क। तो बार्क क्या होता है, ये सेकेंडरी फ्लोएम होते हैं, दे आर सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चलें। अभी हम लोग स्कोप देख रहे हैं साइंस का, क्या क्या पढ़ते हैं साइंस में। ये है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ ट्री बाय कैलकुलेटिंग एनुअल रिंग्स। पेड़ की आयु, और ये इतनी बार पूछा हुआ है स्टेट पीसीएस में, तो जैसे लगता है ये इनका पेटेंट क्वेश्चन है, कुछ मिलता नहीं इनको क्या। ये बार बार पूछते हैं, आप उठा के पिछले 20-25 साल के स्टेट पीसीएस जितने भी हैं उनको उठा के देख लीजिए। डेंड्रोक्रोनोलॉजी बिल्कुल अनवरत इन लोगों ने पूछा है, ठीक है। अगला है बच्चों और इंपॉर्टेंट कुछ, ठीक है। अगला मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बहुत सारे लॉजी हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से मैं कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बता दूं। मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल फीचर्स का अध्ययन करते हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। तो जो पौधा है उसका मॉर्फोलॉजी क्या क्या है, बाहर आप क्या देखते हैं, उसमें पत्तियां होंगी, उसमें तना होगा, उसमें जड़ें होंगी, और ध्यान से देखते हैं तो उसमें फूल होंगे,
और ध्यान से देखते हैं, फल दिखा आपको, बहुत ध्यान से फूलों को देखते हैं तो उसमें पंखुड़ियाँ होंगी, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम। ये सब कुछ क्या है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का अध्ययन। किसी जीव या जंतु, किसी पौधे या जंतु के बाह्य संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी में करते हैं। तो लिख लीजिए, पौधे, जंतु की बाह्य संरचना का अध्ययन। मॉर्फोलॉजी कहलाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में होता है। अब ऑस्टियोलॉजी आप जान लें तो ऑस्टियोपोरोसिस, हम लोगों ने देखा ऑस्टियोपोरोसिस कब होता है? जब बोन डेंसिटी कम हो जाती है, और बोन डेंसिटी कम हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, तो उसे नापने के लिए बोन डेंसिटोमेट्री टेस्ट होता है, जो कि यूपीएससी में पूछा है। बोन डेंसिटोमेट्री टेस्ट। ठीक है बच्चों। ये ऑस्टियोपोरोसिस किसी को हुआ हो, उसकी बोन की कंडीशन जानने के लिए बोन डेंसिटोमेट्री टेस्ट करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस होता क्यों है? बिकॉज ऑफ लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। ठीक है बच्चों। कैल्शियम और फास्फोरस के कम एब्जॉर्प्शन के कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है। मोस्टली जब एज ज़्यादा होती है अथवा जो मेनोपॉजल लेडीज होती हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है। एक और रोग होता है बच्चों, बोन से ही संबंधित है, वो है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से होता है। अब जब हम लोग पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स और जब मैं विटामिन्स पढ़ा रहा हूँगा तब मैं इसको डिटेल करूँगा। चलिए आगे चलते हैं। ऑस्टियोलॉजी पढ़ लिया हम लोगों ने। कुछ कल्चर्स होते हैं, फ्लोरी कल्चर, वीटी कल्चर, सेरी कल्चर और ओलेरी कल्चर, इतने सारे कल्चर हैं, वहाँ से कभी कभी प्रश्न आते हैं। तो एक आप जैसे फ्लोरी कल्चर, फ्लोरी कल्चर बताइए ज़रा। कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स। ठीक है बच्चों। कल्टीवेशन मतलब ठीक है बच्चों। सिल्वियो पैस्चरलिज्म में क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम लोग थोड़ा और इस पर चर्चा करें। हम लोग सिल्वी कल्चर पढ़ रहे थे जिसमें ग्रोइंग कॉमर्शियल ट्रीज हम लोग सिल्वी कल्चर में करते हैं, और उससे संबंधित एक शब्द था सिल्वियो पैस्चरलिज्म, जो आपके करंट अफेयर के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट था। तो मुझे लगा इसको थोड़ा इलेबोरेट कर लिया जाए, क्या पता ऐसा आए कि जो कैटल से निकलने वाली मीथेन है उसको आप कैसे कंटेन करोगे। तो एक तो सिल्वियो पैस्चरलिज्म है जिससे आप इस मीथेन को नहीं कंटेन करते, इस कैटल से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को रोक लेते हो। लेकिन इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे इसमें एक मोज़ा मीट है, मोज़ा मीट हम लोग डिटेल में देखेंगे जब एनवायरनमेंट पढ़ रहे होंगे। मोज़ा मीट क्या है बच्चों? मीट जैसा ही टेस्ट, मीट जैसा ही टेक्सचर, मांस की तरह ही टेक्सचर, टेस्ट और लुक सब कुछ, लेकिन वो मांस नहीं रहेगा। वो टिश्यू कल्चर पे बनाया गया, टिश्यू कल्चर तकनीकी, ऊतक संवर्धन तकनीकी से बनाया हुआ मीट होगा जिसका नाम मोज़ा मीट है, और मज़ा ये मीट जैसा ही देगा। ठीक है बच्चों। तो ये कुछ टेक्निक है जिससे हम इस मिनास, ये जो समस्या हमारे सामने है, इसको रोक सकते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे सिल्वी कल्चर, और पढ़ते पढ़ते हम लोग का मन कर दिया सिल्वियो पैस्चरलिज्म पढ़ने का, मोज़ा मीट पढ़ने का। उसको इसलिए पढ़ा गया बच्चों क्योंकि 14.5% मीथेन जो है कैटल के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, और जो ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तपन के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
तो उसको हमें कंट्रोल करना है, उसको हमें कर्टेल करना है। तो उसके लिए सिल्वियोपैस्चुरलिज्म और मोज़ामीट, ये दो टेक्निक बताई। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में चर्चा की जाएगी। अगला कल्चर है बच्चों पीसी कल्चर। पीसी कल्चर हिंदी में कहते हैं मत्स्य पालन। समझाने की जरूरत है क्या? मत्स्य पालन, मछली पालन, पीसी कल्चर। ठीक है बच्चों। रियरिंग ऑफ फिश। उसके बाद है एक बड़ा इंपॉर्टेंट छूट रहा है, सेरी कल्चर। यस, सेरी कल्चर। सेरी कल्चर क्या है बच्चों? रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन, सेरी कल्चर। और किस पे पालते हैं रेशम का कीट? मलबरी ट्री। तो ये सब चीज़ें जानते हैं बच्चों, बेसिक्स हैं और यहाँ से कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं और प्रश्न के रूप में आपसे पूछ ली जाती हैं। तो ये जो सारा मैं आपको एक साथ ला के दे रहा हूँ, ये बहुत ढूंढेंगे आप तब मिलेगा या फिर इस क्लास में मिलेगा। तो इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा, सेरीकल्चर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे एक टर्म है पैलेंटोलॉजी। जरा देखें पैलेंटोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग। पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, इसमें हम लोग फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं बच्चों। फॉसिल्स क्या होते हैं? जीवाश्म का अध्ययन। हिंदी में इसको जीवाश्म विज्ञान भी कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान। फॉसिल्स क्या है बच्चों? जीवाश्म क्या है? करोड़ों साल पहले जो भी जीव थे वो डंप हो गए कहीं, और डंप होकर के वो रॉक सॉलिडिफाइड हो गए और चट्टान के रूप में परिवर्तित हो गए। मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। तो क्या होती हैं? मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉसिलिफेरस, जिसमें फॉसिल्स होते हैं, और वो मेटामॉर्फोस्ड हो जाती हैं तो उन्हें मेटामॉर्फिक रॉक भी कहते हैं। तो फॉसिल किस में मिलेंगे? दो रॉक में मिले, एक तो सेडिमेंट्री में मिलेंगे ही मिलेंगे, दूसरा मेटामॉर्फिक में। लेकिन अग्नेय जो चट्टानें होती हैं, इग्नियस रॉक, उनमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते, क्योंकि वो अंदर से आने वाली लावा के ठंडे होने से बनती हैं। ठीक है, ये ज्योग्राफी की बात है। बट वो जीवाश्म है, जीव का अंश है, जो कि वहाँ फॉसिलाइज्ड हो गया, जीवाश्मीकृत हो गया, और आज भी वो स्थित है जीवाश्म के रूप में। और जीवाश्म में जब इतने दिनों पुराना है तो वो कार्बन कंटेंट के रूप में होता है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर्स बिल्कुल एज इट इज़ प्रिजर्व्ड होते हैं। तो हम जीवाश्म का अध्ययन करके प्रेजेंट को पास्ट से जोड़ लेते हैं, और पुराने समय में क्या चीज़ें कैसी थीं इसका अध्ययन हो जाता है। जैसे कि एक जीवाश्म है, नाम याद रखिएगा, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स बहुत फेमस जीवाश्म है बच्चों। ये रेप्टाइल्स, जो डायनासोर थे, और पक्षी, रेप्टाइल्स और एवीज के बीच की कड़ी को बताता है। पक्षी और रेप्टाइल्स जो थे सरीसृप वर्ग, हिंदी में कहते हैं सरीसृप वर्ग। सरीसृप और पक्षी के बीच में एक ऐसा बंदा पैदा हुआ था, दीदावर पैदा हुआ था, जिसमें रेप्टाइल्स के भी गुण थे, बड़े बड़े दांत थे, काफ़ी बड़ा शरीर था, और पक्षियों के भी गुण थे। ठीक है, बट साइज़ बहुत बड़ी थी, और बड़ी साइज़ कभी भी सस्टेन नहीं करती, उसको छोटा करना पड़ता है स्मार्ट बनने के लिए। आपको भी पता है, तो ज़रूरी था इसको एक्सटिंक्ट होना, इसी कारण से एक्सटिंक्ट हो गई आर्कियोप्टेरिक्स। लेकिन इसका जीवाश्म मिला तो हम लोगों ने एवोल्यूशन में देखा कि पहले रेप्टाइल्स बने, और रेप्टाइल्स से फिर पक्षियों का विकास हुआ। तो क्या है ये? कनेक्टिंग लिंक है। ये है कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सरीसृप और पक्षी, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, या इसको एवीज भी कहते हैं। ठीक है बच्चों,
तो ये कनेक्टिंग लिंक है आर्कियोप्टेरिक्स जिसका जीवाश्म मिला। तो जीवाश्म क्या है? फॉसिलाइज्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड हो चुके हैं, और उसका जो अध्ययन किया जाता है बच्चों वो किया जाता है पैलेंटोलॉजी में। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला देखें क्या है आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है बच्चों, अगला है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, चलिए ज़रा इसकी भी चर्चा कर लें। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स। तो क्लासिफिकेशन क्या है? वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ी? अब जैसे मान लीजिए आपको एक लॉकडाउन का समय और किचन में ज़्यादा जा रहा हूं, तो किचन से ही संबंधित मैं आपसे सवाल छोटा सा पूछ देता हूं कि एक कटोरी में काबुली चना है, एक कटोरी में काला चना है, एक कटोरी में काला भींगा चना है और एक कटोरी में काबुली चना भींगा हुआ है, और सबको मिला के रख दिया गया। तो आपसे अगर कहा जाए कि मुझे भीगा हुआ काबुली चना दे दो, तो उस बड़े से ढेर में से भीगा हुआ काबुली चना आपको छांटना होगा। इट विल बी टेडियस, तो आपका काम बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप उससे वर्गीकृत करके पहले से ही काबुली चना जो भींगा है निकाल करके एक कटोरे में, बाकी सारे उसके रिस्पेक्टिव कटोरे में रख दोगे, तो व्हेनेवर लोग पूछेंगे कि भाई काबुली चना कहाँ है, तो आपने वो उठाया और भींगा हुआ दे दिया। ठीक उसी तरह से बच्चों जो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम है ये बहुत बड़े हैं और कई सारी स्पीसीज हैं, तो उनका प्रॉपर अध्ययन हो, वो एक दूसरे में गड्ढमड्ढ न हो जाएं और हम उसको सही से पहचान न पाएं। कुछ लक्षणों के आधार पे उन्हें कई वर्गों में बांट दिया गया, और यही वर्गीकरण का विज्ञान टैक्सोनॉमी कहा जाता है, जिसके फादर हैं कैरोलस लिनियस। टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण, इसकी परिभाषा है स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन, स्टडी, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग on certain characters, certain characteristic features। ठीक है बच्चों, कुछ विशेष फीचर का मतलब कुछ विशेष जो उनके लक्षण है, अभिलाक्षणिक लक्षण के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ताकि उन्हें आसानी से पढ़ा जा सके, समझा जा सके और पहचाना जा सके, क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी के पिता, इसके भी पिता हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कार्ल वॉन लिने। कार्ल वॉन लिने, कहीं आप ये नाम भी देखेंगे, और कार्ल वॉन लीनियस, यह भी नाम आप पढ़ेंगे। दोनों सही हैं, भाषागत उच्चारण के कारण दोनों नाम सही हैं। ठीक है, अब उसकी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। फिलहाल यहां देखिए, टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच ऑन द वेरी बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर द लिविंग बींग्स आर डिवाइडेड। और विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है हम लोग को, ताकि कुछ तो जानकारी रहे कि वाकई हम जो लिविंग बींग हैं क्या। तो हम लोग क्या हैं? लिविंग बीइंग है। तो जाने तो सही कि हमारा जो परिवार है उसमें कैसे लोग हैं, कौन कौन हैं, पहले यही जान लें। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, फिर एनिमल किंगडम में कौन है, प्लांट किंगडम में कौन है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको समझा सकूं, विप विटेकर ने जो दिया था। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे इम्यूनोलॉजी। हाँ, ये अच्छा है, आज के समय में बहुत सही शब्द है इम्यूनोलॉजी। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ
इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली का अध्ययन इम्यूनोलॉजी में करते हैं। वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरसेस, अभी जैसे अपना कोरोना कोविड-19, ठीक है, स्टडी ऑफ वायरसेस, वायरोलॉजी। नेफ्रोलॉजी, यहां लिख दे रहा हूं बच्चों, नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ऑर्गन, ठीक है, किडनी इज मेन यूरिनरी ऑर्गन। नेफ्रोलॉजी बना है नेफ्रॉन्स से, और नेफ्रॉन्स क्या होते हैं बच्चों, यही जान लीजिए, किडनी की इकाई है, दे आर द यूनिट्स ऑफ किडनी। जैसे इस पूरे शरीर की इकाई एक सेल है, वैसे ही स्पेशलाइज्ड सेल है नेफ्रॉन, जो एक किडनी बनाने में यूज होती है। गैंग्लियन नर्व सेल की इकाई है, ठीक है बच्चों। तो जो स्पेशलाइज्ड सेल है वो बदल जाती हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को बनाने के लिए, तो उनको एक नाम दे दिया जाता है। जैसे दांत बनाने के लिए कुछ सेल होंगी, हम लोग चर्चा करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, हर बात को आपको पहुंचाया जाएगा और उसी रूप में जिस रूप में मैं कह रहा हूं। अभी चूंकि चीज़ों को समराइज करना है, ये जो स्कोप ऑफ बायोलॉजी है, मुझे जो कुछ भी याद आ रहा है, जो कुछ भी समझ में आ रहा है, उसको मैं कोरिलेट करने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप पढ़ते हो ऑप्थेल्मोलॉजी, तो कोई भी बता सकता है, आँख से संबंधित है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास आप जाते हो, ठीक है बच्चों। हिपैटोलॉजी देख लेते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नाम से समझ में नहीं आता कि कौन सा लॉजी है, इसमें क्या पढ़ते हैं। हिपैटोलॉजी में आप लीवर का अध्ययन करते हैं, ठीक है बच्चों। हिपैटोलॉजी स्टडी ऑफ लीवर। हिपैटोलॉजी ऐसे ही रहेगा हिंदी में, हिपैटोलॉजी, और लीवर को कहते हैं यकृत का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा, ठीक है बच्चों। मैं मान के चल रहा हूं आप पूरा वाक्य लिख रहे हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं बच्चों। पैरासाइटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, अपना पोषण खुद नहीं कर पाते, किसी दूसरे के ऊपर चले जाते हैं और उसके शरीर से अपना पोषण भी लेते हैं, और जो होस्ट सेल उनको रखता है उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। वो क्या कहे जाते हैं, पैरासाइट। नुकसान पहुंचाते हैं रोग के रूप में, तो दे आर टर्म्ड एज पैरासाइट, ठीक है। तो पैरासाइटोलॉजी का अध्ययन पैरासाइट का अध्ययन हम पैरासाइटोलॉजी में करते हैं। जैसे मलेरिया को कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। कॉलरा को विब्रियो कॉलेरी। माइकोप्लाज्मा, दीज ऑल आर पैरासाइट। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है। और टिटेनस, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई, ये क्या है, दीज ऑल आर पैरासाइट, दे कैन कॉज डिजीज, एंड द स्टडी ऑफ दीज पैरासाइट इज अंडर पैरासाइटोलॉजी, ठीक है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। बहुत सारी ब्रांच है बच्चों और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सब कुछ बताना लिखाना आसान नहीं है, तो आप भी ध्यान रखिए, और कुछ ऐसा नया टर्म आए तो उसको ज़रूर ढूंढा कीजिए, ढूंढ करके उसको समझ लिया करिए, रख लिया करिए, याद रखा करिए, ठीक है बच्चों। आगे 2-3 और हैं, उसको देख लीजिए। लिम्नोलॉजी स्टडी ऑफ लेक्स का मतलब झील।
झील, लेक्स एंड बायोटा, जो लेक की बायोटा है, दोनों, किसी लेक का अध्ययन और उस लेक में पाए जाने वाले जो भी बायोटा है, फ्लोरा और फौना है, उसका अध्ययन हम लिम्नोलॉजी में करते हैं। ठीक है बच्चों। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी स्टडी ऑफ फिश, मछली का अध्ययन हम इक्थियोलॉजी में करते हैं, मछली। ठीक है बच्चों, इक्थियोलॉजी बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है बायोलॉजी, और अगर आप बायोलॉजी समझने लगे तो आपको बायोटेक्नोलॉजी समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। ठीक है। जेनेटिक्स, अगला टर्म है बच्चों जेनेटिक्स। जेनेटिक्स हिंदी में कहते हैं आनुवांशिकता। इसमें क्या कहते हैं, हेरिडिटी ऑफ कैरेक्टर्स, जो भी चरित्र हैं, सॉरी चरित्र शब्द गलत हो गया, जो भी लक्षण है उसका अनुवांशीकरण कैसे हो रहा है, यानी पिता से पुत्र में, माता से पुत्र पुत्री में, या उसकी संतानों में किस प्रकार से आ रहा है, उसका अध्ययन हम जेनेटिक्स में करते हैं। तो अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी एकांतरण का अध्ययन किसमें होता है बच्चों, जेनेटिक्स में। अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी एकांतरण का अध्ययन जेनेटिक्स में होता है, और जेनेटिक्स के जो पिता हैं वो भी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वालों के बहुत ही क्लोज रिलेटिव हैं। तो याद रखिएगा, इनके जो पिता हैं जेनेटिक्स के, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, नाम लीजिए, ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल है, मेंटल मत लिख लीजिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की एक और हिंदी होती है पत्रागणित्र, कठिन है इसलिए नहीं लेना चाहता, अनुवांशिकता। Gregor John Mendel is considered as father of genetics because he did some miraculous work on the very basis genetics has been explored, और हम लोग बायोलॉजी में इसको भी देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। जेनेटिक्स के बाद अगला जो टर्म है वो है सेल बायोलॉजी। ठीक है बच्चों, सेल बायोलॉजी कोशिका विज्ञान, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दोनों एक साथ देख लीजिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है बच्चों, सेल कोशिका विज्ञान और आणविक जीव विज्ञान, ये दोनों चीजें एक साथ इसलिए मैं लिख रहा हूं कि दोनों का लगभग अध्ययन एक ही डायरेक्शन में किया जाता है। कोशिका विज्ञान में कोशिका का अध्ययन करते हैं, कोशिका कैसे बनी है, ओरिजिन, कोशिकांग क्या क्या है, साइटोलॉजी में जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं कैसे बने हैं, किस मॉलिक्यूल से ये कोशिका बनी है, उसका अध्ययन हम बायोमॉलिक्यूल्स के रूप में करते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। तो वो जो हमारी मैथोलॉजी है वो काफ़ी कुछ मिलती जुलती है साइंस से। तो उसमें कहा गया है क्षितिजल पावक गगन समीरा, और यहाँ कहा गया है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखो पानी H2O बन गया, स्पेस जो दो सेल के बीच में है वो स्पेस है, नाइट्रोजन, इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जिसको हम लोग लिखेंगे। दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज बायोमॉलिक्यूल के एलिमेंटल फॉर्म, और इसी से बनते हैं कार्बोहाइड्रेट,
जो कि आपको एनर्जी देता है। इसी से बनते हैं प्रोटीन, जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, और इसी से बनते हैं फैट, यानी कि वसा, जो आपका स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है फैट, लेकिन होता क्या है, हम लोग इतने आलसी हो गए हैं कि इसकी मात्रा हम लोगों ने इकट्ठा कर ली है, रिजर्व कर ली है, और हो क्या गया है, हम लोग थोड़े थोड़े सूज गए हैं। तो ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा ना हो, इसको बैलेंस करना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये क्या है, दीज ऑल आर बायोमोलिक्यूल, और इनका जो स्टडी होता है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में होता है, प्लस डीएनए, आरएनए। ये क्या है, ये भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो मेन पार्ट है, दैट इज रिलेटेड विद डीएनए, आरएनए। और ये जो बायोमोलिक्यूल है, ये बायोकेमिस्ट्री के पार्ट हैं, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो बायोकेमिस्ट्री related with chemistry of biomolecules, and molecular biology is related with study of DNA and RNA. Cell biology is the branch of science in which the study of cell is done, और study of cell में सब कुछ आ जाता है। तो ये सारा कुछ सेल बायोलॉजी में करते हैं, बायोकेमिस्ट्री भी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी, सेल बायोलॉजी। अब जब इतना कुछ आप जान ही गए हो तो बायोटेक्नोलॉजी भी जान लो। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, दो शब्द मिलके बने हैं बच्चों। शब्द क्या है, बायो टेक्नोलॉजी। दो शब्द दिखाई पड़े, एक तो बायो, दूसरा टेक्नोलॉजी, यानी बायोलॉजिकल सिस्टम में टेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ खुराफात करना बायोटेक्नोलॉजी है। या मतलब ये तो लेमन लैंग्वेज, इसको आप लिखेंगे नहीं। बायोलॉजिकल सिस्टम में तकनीकी का उपयोग करके इच्छित प्रोडक्ट बनाना बायो तकनीकी है, जैव प्रौद्योगिकी है, जो हम हजारों साल से करते आए हैं। और यहीं से आपकी बायोटेक्नोलॉजी से क्लास शुरू होगी कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, और इस बायोटेक्नोलॉजी में आपको जो साइंस टेक के रूप में पढ़ाया जाएगा उसकी क्लास जल्दी ही शुरू होने वाली है। और मैं चाहूँगा कि जनरल साइंस में हम लोग, ये एक विषय प्रवेश हो गया, इसके बाद हम लोग सेल पढ़ लें और डीएनए तक कम से कम जान लें, उससे पहले हमारी क्लास शुरू हो। तो डीएनए क्या है, जीन क्या है, थोड़ा बहुत जेनेटिक्स, ये जानते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। आज समय ख़त्म होता है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू फॉर टुडे। फूलों की खेती, विटीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स एंड साइट्रस फ्रूट्स। बड़ी अच्छी खेती होती है ग्रेप्स एंड साइट्रस फ्रूट्स। खेती करो, उसके बाद इससे कुछ बनता है जो आपके मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। ज्योग्राफी में पूछेगा, आपके सर बताएंगे कि साइट्रस फ्रूट और ग्रेप्स से क्या बनता है, और उसे कहते हैं विटीकल्चर। ठीक है बच्चों, जैसे अगर आप देखें वर्ल्ड मैप में तो कैलिफोर्निया या फिर मेडिटेरेनियन रीजन के चारों तरफ किनारे किनारे जो वातावरण होता है, वहाँ पे विटीकल्चर बहुत आसानी से होता है। दैट इज कॉल्ड एज मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, फ्लोरिकल्चर, विटीकल्चर। नेक्स्ट है ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर में हम सब्जी की खेती करते हैं, सब्जी की खेती। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और रख लीजिएगा इसको। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर होता है बच्चों टिम्बर, जो कॉमर्शियल टिम्बर होते हैं, ऐसे ट्री को ग्रो कराना। तो आप लिखें ग्रोइंग कॉमर्शियल ट्री है तब तो टिम्बर बनेगा। तो ग्रोइंग कॉमर्शियल ट्री सिल्वीकल्चर।
और इसी से एक शब्द बना है, बड़ा नया नया है, आपके करंट अफेयर में भी आएगा, सिल्वियो पास्चर। सिल्वियो पास्चरलिज्म, सिल्वियो पास्चरलिज्म, ये स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक हो, हिंदी में लिख दे रहा हूं, सिल्वियो पास्चरलिज्म, ये क्या है इसको समझते चले बच्चों। सिल्वियो पास्चरलिज्म, अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट में यह कहा गया था कि 14%, 14.5% जो ग्लोबल वार्मिंग गैस है उस जिसमें CH4 है, ये कंट्रीब्यूशन आता है किससे, जो कैटल से, उनसे। ठीक है, यानी गाय भैंस बकरी जो कैटल्स हैं वो क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग में 14.5% मीथेन का कंट्रीब्यूशन करते हैं। मैं सिल्वियो पास्चरलिज्म की बात कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ग्रीन हाउस गैस मीथेन का 14.5% बहुत बड़ा चंक है बच्चों, जिससे ग्रीन हाउस हो सकता है। यानी कि जो कैटल इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री है, उसको हम खत्म कर दें, तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी आवश्यकता है। कैटल से हमें मीट मिलता है, हमें ऊन मिलता है, हमें डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो कैसे इसको कंटेन करें, इसको कंटेन करना है। दैट मीन्स कि आप क्या करें कि जो पास्चर है, पास्चर होता है क्या, पास्चर लैंड, जहां पे ये कैटल की चराई होती है, ये ग्रेजिंग करते हैं, उस पास्चर लैंड में ट्री लगा दीजिए, बड़े बड़े पेड़ लगा दीजिए, ताकि वहां के पास्चर लैंड में जो भी गैस निकले, ठीक है, मीथेन को ट्री नहीं लेगा, बट इनसे CO2 भी तो निकलेगी, और ये CO2, ये जो पौधे हैं, जो बड़े बड़े ट्रीज लगाएंगे आप सिल्वियो पास्चरलिज्म में, वो इन्हें रोक लेंगे, कार्बन सिक्वेस्ट्रिंग होगी। हम CH4 तो नहीं रोकेंगे, लेकिन CO2 तो रोक लेंगे, और दैट इज ड्यू टू अ स्मॉल डेवलपमेंट कि आप पास्चर लैंड में ट्री लगा दीजिए। यही करना है आपको। तो सिल्वियो पास्चरलिज्म इज अ वे, आउटकम, जिससे आप डेयरी इंडस्ट्री से निकलने वाले मीथेन गैस को इक्विलिब्राइज कर सकते हैं, उसको साम्यावस्था में ला सकते हैं। आप मीथेन को नहीं रोक रहे हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड ये कैटल निकालते हैं, विच इज ऑल्सो अ ग्लोबल पोटेंशियल ग्लोबल वार्मिंग गैस, उसको आप रोक लोगे। मीथेन को कहोगे जा भाई, तुझे ग्लोबल वार्मिंग करनी है कर, इस CO2 को हम नहीं जाने देंगे, इसको हम सिक्वेस्टर कर लेंगे, क्योंकि हमारे जो ये ट्री हैं, दे आर चैंपियन फोटोसिंथेसाइजर, और जब ये चैंपियन फोटोसिंथेसाइजर हैं, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, तो ये रोक लेंगे उन्हें और उस कार्बन डाइऑक्साइड को जाने नहीं देंगे। समझ रहे हैं बच्चों?